नमस्कार साथियों, डी आर ब्रदर क्लासेज की रीट 2021 प्रैक्टिस पेपर नामक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों को इसके 4 वीडियो मिल गए। हमने 150 प्रश्नों के 5 अलग अलग विषयों के 5 अलग अलग वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की, जिसमें 4 कल उपलब्ध करा दिए थे। एक गणित का किसी वजह से अपलोड नहीं हो पाया था, जो आपको आज मिल गया होगा। साथियों, आप सभी साथी इस वीडियो को देखने के बाद अपने जितने भी उत्तर आप सही करें, जितने नंबर आपके आए, आप एक बार इसमें कमेंट जरूर करें। सबसे पहले आप प्रश्न हल करने से पहले जब भी प्रश्न आए आप उसे पॉज करके खुद से उत्तर निकालें, उसके बाद ही उसका हल देखें। शुरू करते हैं आज का हमारा गणित का ये प्रैक्टिस सेट, जिसमें होंगे हमारे 30 प्रश्न, जिससे हमारे पूरे 150 प्रश्न का एक पेपर कल का सेट हो जाएगा। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न साथियों, 4264 में 6 के स्थानिक मान और नेज मान का योगफल बताएं। 6 का स्थानिक मान और नेज मान। साथियों 6 आपको बता दो, स्थानिक मान और नेज मान के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया हुआ। आप सभी साथियों ने अगर वीडियो नहीं देखा तो जाकर अवश्य देखें। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 60, ऑप्शन नंबर 2 120, ऑप्शन नंबर 3 66, ऑप्शन नंबर 4 54। साथियों मैं बता दूं आपको, 6 का जो स्थानीय मान होने वाला है, स्थानीय मान तो होगा 60, और जो नेज मान वास्तविक मान हमेशा वही संख्या होती है। तो कितना हो गया, इनको हमें क्या करना, योगफल पूछा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। और 66 हमारे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास संख्या 53,68,795 में दोनों 5 के स्थानीय मान के अंतर का दोगुना कितना है। हमारे पास ऑप्शन है 99,99,990, 9 लाख। दूसरा ऑप्शन है 9,99,999, ऑप्शन नंबर 3 49,99,995, ऑप्शन नंबर 4 9,99,995। अब सभी साथियों को बता दूं, अगर आप सभी साथी इसमें अगर थोड़ा सा भी स्मार्ट वर्क करते तो इसको ऑप्शन विधि से भी हल कर सकते थे। एक बार ऑप्शन विधि से हम देख लेते हैं, उसके बाद आपको एक और इससे जो बेसिक विधि वो भी बता दूंगा। ऑप्शन विधि से आप मुझे बताइए, हमसे पूछा दोनों 5 के अंतर, मतलब दोनों 5 के स्थानीय मान का अंतर। पहली बात तो बताइए, इसका होगा स्थानीय मान 50 लाख। कितना होगा, 50 लाख होगा। उसके अलावा दूसरे 5 का स्थानीय मान होगा केवल 5, क्योंकि वो इकाई के स्थान पर है। अब इन दोनों का अंतर आने वाला है ज़्यादा, कितना, 49,99,995 आएगा। अब मुझे बताइए, जब ये आ गया आपके पास तो जो इसका दोगुना करेंगे तो इससे ज़्यादा तो आने वाला है। अब ये बात देख लीजिए, इससे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, मात्र ये एक संख्या इससे बड़ी है, तो हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ भी नहीं आ रहा है, स्मार्ट वर्क आप नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ तक तो आप पहुँच गए, अंतर आपने निकाल ही लिया। इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा करेंगे भाई, दोगुना निकालना है ना हमें, दोगुना निकालना है। तो इसको गुणा किससे करेंगे, 2 से। 2 से गुणा करेंगे तो पहले 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 2 पंजे 10, अर्थात इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 0। तो इकाई का अंक 0 भी इसमें है। हमें पूरा सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी साथियों, दोनों तरीकों से भी हमारा आंसर आ गया 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास, किसी 2 अंकों की संख्या में से 15 घटा दिया जाता है तो संख्या 2/3 हो जाती है, उसके अंकों का योग क्या होगा। जैसे मान लियो साथियों, हमारा प्रश्न है, किसी 2 अंकों वाली संख्या में 15 घटा दिया जाता है तो संख्या 2/3 हो जाती है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 9, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 11, ऑप्शन नंबर 4 13। साथियों आपको मैं बता दूं, हम मान लेते हैं 2 अंकों वाली संख्या जो क्या है x है, उसमें से हमें घटाना कितना, 15। अब ये कह रहा है कि इसमें से घटाने के बाद वो संख्या उसी की 2/3 रह जाती है, मतलब x 2/3x रह जाती है भाई, मतलब उसका 2/3 रह गई भाई। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करते हैं, इसका पक्षांतरण करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा, ये माइनस की है। हम अगर इसको इधर पक्षांतरण करेंगे 3 को, तो इधर किस में, भाग में इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, गुणा में। लेकिन गुणा ये एक संख्या से नहीं होगा, इन दोनों से गुणा होगा। दोनों से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x माइनस 45 बराबर 2x। जब हमें ज्ञात करनी थी चर अचर वाली जो हमारी x या ABCD वाली, उनको एक तरफ करते हैं और इसको एक तरफ करते हैं। जब हम इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस, ये 45 तो इधर किस में आ जाएंगे, प्लस के, और ये x 2 के हो जाएंगे माइनस के, तो 3x माइनस 2x। अब 3 में से 2x अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, मात्र x बचेगा, और x बराबर कितना आ जाएगा,
45। अब ये संख्या तो हमारे पास आ गई, x बराबर हमने क्या माना था, संख्या आ गई, लेकिन उसने पूछा इसके अंकों का योग, तो जोड़ दीजिए दोनों को, 4 और 5 को, 4 और 5 को आप जोड़ेंगे तो आपको 9 उत्तर प्राप्त होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है तथा संख्या को उलटने पर बनी संख्या एवं उस संख्या का अंतर 45 है, तो वह संख्या होगी। साथियों मैं आपको बता दूं, ऐसा प्रश्नों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन विधि से हल करना चाहिए, इससे हम टाइम भी बचा पाते हैं और उत्तर सही होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सबसे पहली बात तो आप मुझे बताएं, इसमें कह क्या रहा है कि योगफल 9 है, दोनों अंकों का योगफल क्या है, 9 है, और उसका अंतर कितना है, 45 है। आप सबसे पहले इसमें ऐसी संख्या ढूंढिए जिनका योगफल 9 है। भाई योगफल 9 किस किस का है, एक तो ऑप्शन नंबर 2 का और एक है ऑप्शन नंबर 3 का। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का योगफल 9 नहीं है और इसका 4 का भी 9 नहीं है, तो ये दोनों तो हमारे ऑप्शन कटे गए। अब ये 2 ऑप्शन बचे, इनको आप उल्टा कीजिए, 27 के उल्टा करेंगे तो 72 और 45 के उल्टा करेंगे तो 54। बताओ 54 में से अगर हम 45 घटाएं तो 45 का अंतर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, मात्र ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, संख्या क्या होगी, 27 होगी भाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों हमारे पास, 2/13 प्लस 6/13 प्लस 5/13 बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1/13, ऑप्शन नंबर 2 3/13, ऑप्शन नंबर 3 8/13, ऑप्शन नंबर 4 1। आप सभी साथियों को बता दूं, जो भिन्नों के जोड़ बाकी मैंने हल करवाए थे कक्षा अपनी क्लास में, जो यूट्यूब पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, आपने नहीं देखे तो जाकर देखे, कि जब हमारे पास भिन्नों को जोड़ना और उनके हर समान हो तो हम ऊपर की संख्या को डायरेक्ट जोड़ते हैं। डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 2 और 6 8 और 5, 2 और 6 8, 8 और 5 13, तो क्या हो गया हमारे पास 13/13। 13/13 का मतलब 13 से 13 कट के कितनी बार, एक बार, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 9/4। आपको मैं बता दूं यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर क्या होगा, माइनस है। 9/4 माइनस क्वेश्चन मार्क बटा 16 बराबर 1। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 80, ऑप्शन नंबर 2 36, ऑप्शन नंबर 3 2 से 1/4, ऑप्शन नंबर 4 20। आपको मैं बता दूं, इसको सोल्व करने के लिए हमें डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को घटाने के इसका लेसे लेंगे तो हमारे पास आएगा 16, भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 36 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 1। जब हमें अब इसको सोल्व करना तो हम क्या करेंगे, वज्रगुण करेंगे। वज्रगुण करेंगे तो इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बताओ, 36 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 16 आ गए भाई, 16 उधर चलेगा ना गुणा होके। अब इसको हम पक्षांतर करके घटाते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, इस 36 को इधर ले जाइए तो हमारे पास क्या रहेगा भाई, माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 16 माइनस 36। घटाइए, जब 16 में से 36 माइनस के घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क माइनस बराबर माइनस के 20। अब इधर भी माइनस और इधर भी माइनस कट गया, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन मार्क है, हमारे पास ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसका बराबर क्या बचा, 20 उत्तर बचा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 4। सभी साथी स्क्रीनशॉट ले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका में से 15 हो तो दोनों संख्याओं का लसे ज्ञात कीजिए। साथियों आप सभी को बता दूं, जब हमारे पास में से दिया हुआ हो और अनुपात दिए हुए हो तो हम आसानी से वो संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक अभिष्ट संख्या जब हम अनुपात ज्ञात करते हैं, मैं आपसे कहूँ 10/10:15 ये संख्या है, इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। आप क्या करोगे, दोनों को किसी एक संख्या से काटोगे, बड़ी से, जिस ज़्यादा से ज़्यादा कटेगी 5 से काटोगे, तो 5 से कितने बार काटोगे, 2:3। इसका अनुपात कितना है आपके पास, 2:3 आया। इस प्रकार आप इसको काटोगे, एक बड़ी से बड़ी संख्या से तो काटा, और वो हमेशा उस संख्या का क्या होती है, में से होती है। तो उसी प्रकार अगर हम उसी संख्या से वापस गुणा करते तो वो संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो 15 से हम जब 3 को गुणा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी पहली, वो तो क्या आएगी, 45। दूसरी संख्या जो हमारे पास आएगी क्या आएगी, 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60। एक बात और आपको मैं बता दूं, जब हमारे पास 2 संख्या हो और हमें क्या दिया हो, में से, तो हम लैसे आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा SCF। अब हमें ज्ञात करना है मात्र
एलसीएम ज्ञात करना है तो इस एचसीएफ का इधर क्या कर देंगे, पक्षांतरण करेंगे। जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये एलसीएम यहाँ से हटके गुणा में है तो यहाँ क्या किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा ये एचसीएफ। हमें ज्ञात करना है एलसीएम इधर रखेंगे तो पक्षांतरण किसका करेंगे, एचसीएफ का। तो एचसीएफ कितना हमारे पास 15 इधर पक्षांतरण में आ गया तो एलसीएम बराबर 45 गुणे 60/15। आप इससे इसको काट सकते हैं 3 बार, फिर बचेगा हमारे पास 60 गुणे 3 बराबर कितने हो गए, 180 आंसर हो गए साथियों। तो इन दोनों संख्याओं का हमारा जो लैसे होगा कितना होगा, 180, जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 40, ऑप्शन नंबर 2 45, ऑप्शन नंबर 3 50, ऑप्शन नंबर 4 55। आपको अभी भी पिछले प्रश्न में बताया जब हम अनुपात ज्ञात करते हैं किसी एक बड़ी से बड़ी संख्या जिससे काटते हैं, जो दोनों संख्याओं को उससे काटते हैं अर्थात दोनों संख्याओं में भाग देते हैं, तो हमारे पास अनुपात आता है। हम मान लेते हैं वह संख्या क्या है, n है। तो अगर हम उस संख्या को n मानते हैं जिससे काटा तो ये संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, एक तो 7n और एक हो जाएगी 9n। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का अंतर मान लीजिए हम घटाएंगे 9n में से 7n गए तो हमारे पास क्या बचा, 2n बराबर कितना है, 10 है। 2n बराबर 10 बता रहा है, अंतर बता रहा है ना भाई, तो हमने इन दोनों को घटाया तो अंतर क्या है हमारे पास, 2n बराबर 10। अब इस n का मान हम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10/2, मतलब कि हमारे पास आ जाएगा 5। अब n बराबर हमारे पास क्या आ गया, 5। हमसे पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 7n वाली है कि 9n वाली, 9n वाली है। तो 9n में हम क्या करेंगे, n का मान रखेंगे, n का मान हम रखेंगे तो 9 गुणे 5 हो जाएगा, तो कितने हो जाएगी हमारी संख्या, 45 हो जाएगी। और हमसे पूछा है इसके अंकों का, नहीं संख्या ही पूछी है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 45। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक दुकानदार ने 15 किलो चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 25 किलोग्राम चावल 20 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। अगर दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा तो तदनुसार उसे कितना लाभ हुआ। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 125 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 150 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 140 रुपये, ऑप्शन नंबर 4 145 रुपये। आप सभी साथी आंसर कमेंट करें। अब सभी साथियों को बता दूं, सबसे पहले तो इन दोनों को मिलाकर सबका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। उसने कुल चावल कितने खरीदे, कुल कितना मूल्य उसने दिया। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं 15 गुणे 29। ये तो उसने एक बार चावल खरीदे, कितने के खरीदे, 435 रुपए के। उसके अलावा दूसरी बार उसने खरीदे 25 किलो चावल गुणा 20, अर्थात कितने के खरीदे, 500 रुपए के खरीदे भाई। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो अगले पेज पे हम चलते हैं साथियों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। कितने आए हमारे पास, ऊपर तो दे चावल तो हो गए 40 किलो के, 15 किलो और कितने रुपए में उसने खरीदे थे, ऊपर थे हमारे पास 435 और 500, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 935। अब ये तो उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। चावल ये 40 क्या है, केजी चावल है भाई। अब उसने इस 40 केजी चावल को किस भाव पर बेचा, 27 रुपए केजी के हिसाब से बेचा। तो आप बताइए 27 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेगा तो इसके कितना मूल्य हो गया भाई, 1080 रुपये हुए कि नहीं हुए। अब 1080 रुपये उसका क्या आ गया है, विक्रय मूल्य। अब हमें लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आने वाले हैं 145 रुपये। कितने आंसर आए साथियों, 145 रुपये। अब जिस भी ऑप्शन में 145 होंगे वो राइट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, इन पूर्णांकों में सबसे छोटा है। साथियों हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 21, ऑप्शन नंबर 2 23, ऑप्शन नंबर 3 25, ऑप्शन नंबर 4 26। आप सभी साथी उत्तर कमेंट करें। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, ऐसे प्रश्नों को हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, केवल बड़े
आसानी से हम इसका उत्तर निकालेंगे। आपको मैं बताता हूँ स्मार्ट वर्क किस प्रकार करना है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि औसत का मतलब क्या होता है, मध्य मान या बीच का मान। तो ये 26 है जो हमारी इन सब संख्याओं का क्या है, बीच का मान है, मध्य का मान है। जब लगातार आने वाले धन पूर्णांक, लगातार आने वाले सम, लगातार आने वाले विषम पूर्णांकों का ऐसे आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। बताइए 36, अगर 7 में से मैं मान लो 36 से एक संख्या हमने हटा दी तो बची कितनी हमारी, 3। अब 3 नहीं 6 बची। जब 6 हमारे पास बची तो ये अगर बीच का मान है तो लगातार आने वाली तो 3 इसके आगे की होगी, 3 इसके पीछे की होगी, तभी तो ये बीच का मान होगी ना भाई। इसके आगे 3 संख्या आएगी, 3 इसके पीछे, 3 इसके इधर आएगी, 3 इसके इधर आएगी, तभी तो 26 क्या होगा, बीच का मान होगा। अब बीच का मान होगा तो हमको 3 संख्या इधर लिखते हैं और 3 संख्या उधर लिखते हैं। जैसे आपसे बड़ी पूछे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उधर लिखोगे 27, 28 और तीसरी क्या हो जाएगी 29। अब बड़ी बड़ी तो कौन सी होगी, 29 आपकी हो गई। इसी प्रकार हम छोटे ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा 25, 24 और 23। हमारी संख्या कितनी आई, 23 आई। इसने पूछी सबसे छोटी है तो उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। आप सभी साथी अगर चाहे तो इसको गुणा भाग करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा समय बचाना है, स्मार्ट वर्क करते हुए काम करना है। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को मिलेगा। ऑप्शन नंबर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 5% हानि, ऑप्शन नंबर 2 10% लाभ, ऑप्शन नंबर 3 15% हानि, ऑप्शन नंबर 4 20% लाभ। आप सभी साथियों को बता दो, जब ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाए कि इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य उतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, जैसे 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं ऐसे प्रश्नों में हमें करना क्या है। सबसे पहले ऊपर करेंगे हम खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु। आप सभी साथी समझो, इसको लिख लें, आप आसानी से इसको पूरा लिखें, बटे बेची वस्तु गुणा में हमें करना है 100। खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु गुणा 100। आप सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट लें, हम अगले पेज पर इस सवाल को हल करने वाले हैं। भाई हमने खरीदी तो कितने की थी, 2750 वस्तुएं खरीदी थी हमने, बेची कितनी 2500, बटे क्या करना है, जो बेची वस्तु बेची कितनी हमने 2500, गुणे में क्या करना 100। अब जब 2750 में से 2500 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 250 आ जाएगा साथियों। 250 बटे 2500 गुणे 100। आपको मैं दूसरी बात बता दूं, जब आप यहां से यहां तक इसमें घटाओगे, यहां से यहां तक इसको घटाओगे ना साथियों, तो यहां तो या तो संख्या आएगी आपके पास प्लस में या फिर आएगी माइनस में। जब प्लस में आए तो इसका मतलब क्या है लाभ, और इस माइनस का मतलब क्या है हानि। हमारे पास ये संख्या जहां ये किस में आई, प्लस में आई है, क्योंकि ये संख्या बड़ी थी प्लस में आएगी, तो हमारे पास ये क्या होगा लाभ होगा। लाभ होगा तो कितना होगा 250 से 2500 10 बार कट गए, इससे 100 कट गए कितनी बार 10 बार, तो हमारे पास क्या बचा 10% का लाभ हुआ। भाई क्या हुआ लाभ हुआ, कितना 10%। तो हमारे जिस ऑप्शन में 10 होंगे वो राइट हो जाएगा दोस्तों। तो अर्थात कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत कितना है। साथियों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप एक बार प्रैक्टिकल करिए, खुद से सोचिए। इस 36 संतरे को सबसे पहले तो एक बार निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल कैसे लेना आपको बताता हूं। मानते हैं हम 36 संतरों का बेचने पर, बेचने की बात कर रहा था, मान लेते हैं एक संतरे का विक्रय मूल्य भाई 1 रुपए था। एक संतरा बेचा उसने, कितने का बेचा, एक संतरा बराबर 1 रुपया, 1 रुपए का उसने बेचा। तो 36 संतरे उसने किस में बेचे, 36 संतरे बेचे उसने 36 रुपए में, 36 रुपए के बेचे। अब वो कह रहा है कि 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुई उसको हानि, 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो पैसों में कितनी हो गई 4 रुपए की उसको हानि हो गई भाई। अब जब आपसे मैं कहूं कि आपने किसी चीज को 36 रुपए में बेचा, आपने कोई किताब खरीदी उसको 36 रुपए में बेचा, 4 रुपए का आपको नुकसान हुआ, तो आपने खरीदी कितने में थी, तो आप आसानी से बताओगे भाई दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपए, हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा साथियों। अब हमारे पास क्या क्या हो गया, क्या क्या हमें मिल गया कि 4 रुपए की तो हानि हुई हमें, दूसरा क्रय मूल्य कितना था हमारा 40, हानि प्रतिशत हम इसी प्रकार ज्ञात करते हैं, गुणा 100 ज्ञात कर लीजिए, 4 बटे 10, 10 को इससे काटेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 10% के आगे हानि, कितना प्रतिशत आई 10%।
हमारे जिस भी ऑप्शन में 10% होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, वार्षिक ब्याज की दर से 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 वार्षिक हानि होती है तो उसकी पूंजी रुपए में है। साथियों इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ब्याज ज्ञात करने का जो है, इंटरेस्ट बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 ये है। हम इन सबको घटाएंगे बढ़ाएंगे। ये कह रहा है एक बार तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे 11.5 की दर से ज्ञात करेंगे, दूसरी बार ज्ञात करेंगे माइनस इस 10 की दर से। हमारे पास मूलधन कुछ भी नहीं, हम मान लेते हैं x, और इधर भी क्या मान लेते हैं x मानेंगे मूलधन। तो समय कितना है, समय हमसे कह रहा है वार्षिक ब्याज दर, तो वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष, तो समय कितना हो जाएगा हमारे पास 1 वर्ष। जब इनको जमाएंगे और हल करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आने वाला साथियों, जैसे मान लेते हैं हम जमाते हैं उसमें, तो मूलधन माना हमने x गुणे 11.5 1 बटे 100 माइनस करना है यहाँ पर दूसरा जो हमारा वो है x गुणे 10 गुणे 1 बटे 100 बराबर क्या आ रहा है हमारे पास 55.50। अब जब हम इसको काटेंगे या वो करेंगे गुणा करेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 11.5x और इधर आ जाएगा 10.5x, अर्थात 11.5x बटे 100 माइनस 10x बटे 100 बराबर क्या आएगा 55.50। अब मैंने आपको बताया जब हमारे पास हर सामान होता हम उसको ऊपर के को डायरेक्ट घटाएंगे, हमारे पास क्या आएगा 1.5x बटे 100 गुणे 55.50। अब हम क्या करेंगे, गुणे नहीं है यहाँ पर साथियों, बराबर है, बराबर में आ रहे हैं 55.50, तो पक्षांतरण करेंगे या गुणा करेंगे इसका, या फिर वज्र गुणन जिसे आप कह सकते हैं, वो पक्षांतरण की एक प्रक्रिया है। करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1.5x बराबर 5550 रुपये हमारे पास बच जाएंगे। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट ले ताकि इस प्रश्न को आगे हल करें हम। हमारे पास बचा था 1.5x बराबर 5550 रुपये। अब हम x का मान ज्ञात करने के लिए इसको इधर करेंगे तो इधर पक्षांतरण करने के लिए किस में चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, अर्थात x बराबर 5550 बटे 1.5। आपको मतलब बटा में जिस संख्या के भी दशमलव लगाओ उसके दूसरी तरफ वाली संख्या में, अंश में लगा होगा तो हर में, और हर में लगा होगा तो अंश में हम क्या कर देंगे, जितने अंकों के बाद दशमलव है उतनी जीरो लगा देंगे। इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 1 जीरो बढ़ा देंगे, नीचे दशमलव दी तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे। अब भाग दीजिए आप, जब इसका भाग इसमें देंगे तो 15 3 45 और 15 5 पीछे 15 7 के 105 सॉरी कितने हो जाएंगे हमारे पास 3700 रुपये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3700 रुपये। तो जिस भी ऑप्शन में हमारे पास 3700 रुपये होंगे वो हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 में 3700 रुपये, तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से उधार देने पर 2 वर्ष में बढ़कर 425 से 5 वर्ष में बढ़कर 500 हो जाती है तो उस राशि का 8 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। आप सभी साथी जानते हैं कि साधारण ब्याज पर हमारा 1 वर्ष में जितना ब्याज बनता है पहले वर्ष में उतना ही, दूसरे वर्ष में उतना ही, तीसरे वर्ष में, ऐसा चलते रहता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर डायरेक्ट निकालिए, वर्ष का अंतर कितना है 3 वर्ष का, और पैसों का अंतर कितना है 500 में से 425 घटाओगे तो हमारे पास आ जाएंगे 75 रुपये। 3 वर्ष बराबर 75 रुपये है। और आपको शायद प्रतिशत में मैंने बताया होगा कि उसी प्रकार हम सबको हल कर सकते हैं कि हमारे पास जिस संख्या के बराबर जो दे रखा हो और पूछा जो भी हो उस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें दिया हुआ क्या 75, तो 75 में किसका भाग देंगे 3 का, तो 1 वर्ष का आ जाएगा। और फिर पूछा हमसे किसका 8 वर्ष का, तो 8 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, काटिए आप, इससे ये कट जाएगा 25 बार, और 25 गुणे 8 हमारे पास हो जाएगा, 25 का पाठ 8 बार बोलेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 200 रुपये। तो हमारा उत्तर होने वाला साथी ऑप्शन नंबर 3 200 रुपये इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2 पूरक कोणों का योग में 10 डिग्री का अंतर है तथा दोनों कोणों के मान क्या होंगे। साथियों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 25 डिग्री 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 45 डिग्री 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 40 डिग्री 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 50 डिग्री 40 डिग्री। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, आप थोड़ा सा भी अगर स्मार्ट वर्क करोगे
तो आपको ये यहाँ पर जो पूरक कोण दिख रहा है इसी से ध्यान में आ जाएगा कि दोनों का योग कितना होना चाहिए। सबसे पहले 90 डिग्री। आपको बता दूं मतलब ये पूरक कोण जो होता है क्या होता है, ऐसे दो कोणों का योग होता है, ऐसे दो कोणों का जोड़ा होता है x + y हम मान लेते हैं, जिनका योग सदैव कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो आप सबसे पहले इसी को लगाइए, बाद में अंतर पर बाद में जाना, पहले आप इस विधि को लगाइए, x + y दोनों का 90 होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में जिसका योग 90 हो रहा है उसे ही रखे, बाकी को काट दें। बताओ 25 + 35 का योग 90 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। अब 40 और 45 का योग भी 90 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये भी हमारा कट गया। 45 और 50 का योग भी हमारा 90 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ये भी हमारा ऑप्शन कट गया। हमारे पास बचा ऑप्शन मात्र 1, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे भी अगर यहाँ पर ऑप्शन 2 ही बचते, 2 ऑप्शन और बच जाते आपके पास, तो उसके बाद आपको देखना है कि 10 डिग्री का अंतर किसमें है भाई, जिसमें भी 10 डिग्री का अंतर है वो हमारा उत्तर हो जाता। जैसे 40 और 50 में 10 डिग्री का अंतर है, वो एक ऑप्शन में ऐसे तो 2 उत्तर तो देगा नहीं जिसका अंतर 10 डिग्री का हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफल समानुपाती होते हैं, संगत ऊंचाइयों के वर्गों के, संगत भुजाओं के वर्गों के, संगत मध्यिकाओं के वर्गों के। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, समरूप त्रिभुजों में जो क्षेत्रफल होते हैं वो सभी के संगत ऊंचाइयों के वर्गों के भी, संगत भुजाओं के वर्गों के भी और संगत मध्यिकाओं के वर्गों के भी समानुपाती होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का परिकेंद्र, त्रिभुज का लंब केंद्र, त्रिभुज का अंतर केंद्र। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, जो त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है उसे हम लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं साथियों। जब ज्यामिति पढ़ाई जाएगी तब आपको इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3.5 किलोलीटर पानी की तौल किग्रा में निकाले, हमसे कहा गया 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 ग्राम होता है। सबसे पहली बात इसमें हमें ये किलोलीटर वाले थोड़ी सी आपको मैं फंडा समझा देता हूँ। किलो साथियों, जिस भी वस्तु या माप के आगे किलो लग जाए उसका मतलब आपको मैं बताता हूं। जैसे हम एक बोलते हैं किलोग्राम, आप सभी साथी जानते हैं किलोग्राम, किलोवाट, किलोमीटर, 3 चीजें आपने सुनी होगी। किलोलीटर हो सकता है आपने सुना हो, नहीं भी सुना हो। जो जिसके भी आगे किलो लगा है अगर हम उसमें ग्राम निकालेंगे, जैसे किलोग्राम में ग्राम होंगे तो कितने होंगे, 1000 होंगे भाई। किलोवाट में वाट निकालोगे तो कितना होंगे, 1000 वाट होंगे। किलोमीटर में मीटर निकालोगे तो कितने होंगे, 1000 होंगे। उसी प्रकार मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि जहां भी किलो लग जाए उसका मतलब उस संख्या में वो आगे वाले जो इसका मान लगा हुआ लीटर, तो उसमें कितने होंगे, 1000 होंगे भाई। तो इस 1 किलोलीटर में कितने लीटर होंगे, 1000 लीटर। तो अगर हमें 3.5 किलोलीटर के लीटर ज्ञात करना हो, 3.5 किलोलीटर के लीटर ज्ञात करना हो तो हमारे पास कितने लीटर हो जाएंगे, 3.5 गुणे 1000 से कर देंगे भाई, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3500 हो जाएंगे भाई। 3500 लीटर पानी हो जाएगा। अब हमसे पूछा है, तोल पूछा है, तो सबसे पहली बात तो हमें यह याद होना चाहिए, हमारे पास है 3500 लीटर। इसको किस में निकालेंगे, घन मीटर में। तो घन मीटर में, घन सेंटीमीटर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना भाई लीटर को। कितने घन सेंटीमीटर में, मतलब इसका आयतन हुआ 3500 गुणे किससे करेंगे, 1000 से करेंगे, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर हो गया। मतलब जब हम इसको गुणा करेंगे और हमसे पूछा है कि वजन पूछा है तोल में, किलोग्राम में, तो उसने बताया कि 1 ग्राम बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 घन सेंटीमीटर। अब इस 1 घन सेंटीमीटर इसमें हम 1 का भाग देंगे, हमारे ग्राम में आ जाएगा, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, किलोग्राम में। जब हमें किसी भी ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो तो हम भाग किस में देते हैं, 1000 का भाग देते हैं, उसकी जितना मान होता है उसका भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो हम इसमें भी किसका भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे। 1000 का भाग देंगे तो हमारे पास ये जो उत्तर आ जाएगा कट पिट के, वो क्या आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। जैसे हम इसको काटेंगे तो 1000 से 1000 कट के हमारे पास बचेगा मात्र 3500। तो उसमें कितना किलो पानी है, प्रश्न के अनुसार 3500 किलोग्राम पानी। हमें यहाँ पर जो ओरिजिनल है वो नहीं लगाना, ओरिजिनल तो 900 ग्राम 950 ग्राम ऐसा कुछ होता है लीटर में। हमें प्रश्न के अनुसार चलना है, प्रश्न ने जो कहा उस अनुसार कितना उत्तर आ रहा है हमारे पास, 3500 किलोग्राम पानी उसमें आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, सारा पूरे दिन में 12 गिलास पानी पीती है, यदि 1 गिलास बराबर 250 मिलीलीटर पानी आता है तो मैं 30 दिन में कितना लीटर पानी पिएगी। आप सभी को बता दूं, पहले तो हमें 1 दिन का मान निकालना है, 1 दिन में वो कुल कितना पानी पीती है। तो कुल कितना पीती है, 12 गुणे 250 मिलीलीटर में आएगा, कितना आ जाएगा, 3000 मिलीलीटर का मतलब एक, यदि मैं कहूं 1 लीटर
बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 3000 मिलीलीटर बराबर कितने हो जाएंगे? 3 लीटर पानी। तो वह एक दिन में कितना पीती है? 3 लीटर पानी पीती है। हमसे पूछा है 30 दिन का, तो हम निकाल देंगे ना आराम से। 3 लीटर को किससे गुणा करेंगे? 30 से। जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा? 90 लीटर। 90 लीटर हमारे पास जिस भी ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास एक 14 मीटर और 9 मीटर 14 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 63 सेंटीमीटर चौड़ी दरी हमें लानी है, तो वह कितने लंबे आएगा उसके टुकड़े करके हम पूरे रूप से इसमें बिछा सके। इस प्रश्न का भाव ये है, अर्थात हमें क्या करना है, ये सेंटीमीटर में है और ये किस में? मीटर में। सबसे पहले तो ये जो हमारा क्षेत्रफल इसको हम किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो गुणा किस किस से करेंगे? 1400 गुणे 900 बटे इसका भाग देना है हमें, क्योंकि ये हमारा क्या है, लंबाई ज्ञात करनी है ना उस दरी की, जिसकी भी हमें लंबाई ज्ञात करनी होगी तो हम इसका क्या ज्ञात करेंगे? नीचे हमें जो चौड़ाई दे रखी होगी उसकी भाग दे देंगे। भाग किसका देना? 63 का। जब आप भाग दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? भाग दीजिए आप, दोनों को 9 से काट सकते हैं ना हम। 100 बार कट गया और ये कट गया 7 बार। 7 से इसको काटेंगे, कितने बार कट गया? 200 बार। तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा? 200 गुणा 100। तो 200 गुणा 100 का मतलब है 20,000। आप सभी साथी देखेंगे ऑप्शन में 20,000 नहीं है, लेकिन अगर हम इसको किस में बदलें? मीटर में। मीटर में ये किस में आया हमारे पास? सेंटीमीटर में। अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो किसका भाग देंगे? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। तो जब हम 100 का भाग इसमें देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 जीरो से 2 जीरो बचेगा क्या हमारे पास? 200 मीटर। तो कितनी लंबी हमें लेनी है? 200 मीटर लंबी दरी की हमें आवश्यकता होगी। आप सभी साथी घबराए नहीं, पहले सबसे पहले देखिए जो हमारे मान आ रहे हैं किस में आ रहे हैं और पूछा किस में। हमें मान आ रहा है सेंटीमीटर में, पूछा मीटर में, तो बदल देंगे। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा। कई बार कैसा है, हमारे उत्तर सही होते हैं 20,000 आगे, लेकिन कई साथी यहाँ पर कहने 20,000 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऐसा करके गलत मान लेते हैं, जो कि आपको ऐसा नहीं करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना। सबसे पहली बात बताओ, आप सवाल ही हल करना चाहते हो गणित सीख के? ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सूत्र याद करवाना चाहते हो, आप गणित किसी को सिखा रहे हो, तो ये भी नहीं हो सकता। तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करना या समस्याओं को हल करने की विकसित, क्या आप यही चाहते हो कि गणित के सवाल हल करें? ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास बचा है ये, हम चाहते हैं गणित पढ़ने से हमें क्या तार्किक क्षमता का विकास होता है, हम तर्क करना सीखते हैं, सोचने की क्षमता, तर्क किसी भी प्रकार को हम तर्क से या फिर इधर उधर क्रॉस क्वेश्चन करके सोचते हैं, उसे तर्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, बताए गए नियमों को उदाहरणों में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि के से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 निगमन विधि, ऑप्शन नंबर 2 आगमन विधि, ऑप्शन नंबर 3 संश्लेषण, ऑप्शन नंबर 4 विश्लेषण। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इसमें दिया हुआ निगमन और आगमन दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि निगमन से हमें वैसे प्रतीत होता है कि नियम से गमन, नियम से गमन, अर्थात पहले हम क्या लाएंगे? नियम लाएंगे, फिर उसमें संख्या जमाएंगे, फिर उसको हल निकालेंगे। जैसे हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो हम डायरेक्ट बच्चों को कुछ नहीं समझाएंगे, या फिर हमें कुछ समांतर श्रेणी के जैसे योग वगैरह अगला पद याद करना, हम उसको डायरेक्ट सूत्र बताएंगे, उसमें संख्या जमाएंगे, फिर निकालेंगे। उसके अलावा आगमन में क्या होता है, पहले हम उदाहरण बताएंगे। भाई अगर हम ए में अगर डी जोड़ दें तो अगला पद हमारे पास A2 हो जाएगा, ऐसा हम पहले बताएंगे, फिर उसके बाद उसको सूत्र बताएंगे। पहले पद में दूसरा पद जोड़ दे, फिर उसके बाद बताएंगे भाई इसको एक कहते हैं, इसका सूत्र ये होता है, तो वो कौन सी विधि होगी? आगमन विधि। तो हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा साथियों? उत्तर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 1 निगमन विधि। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है। आयतन की अवधारणा, आयतन की माप, आयतन का सूत्र, आयतन की इकाई। साथियों मैं आपको बता दूं, कई बार क्या साथी हम प्रश्न को ढंग से पढ़ते नहीं, हम इस नहीं को देखते ही नहीं कई बार। और अगर हम इस नहीं को नहीं देखते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप सोचो हमने नहीं देखा, तो हमारा हम डायरेक्ट उत्तर क्या करेंगे? अरे बच्चे के मन में आयतन की अवधारणा विकसित है, हम ऑप्शन नंबर 1 को टिका करेंगे। लेकिन इसमें पूछा क्या? नहीं है, तो आयतन की अवधारणा तो उसमें है, तभी तो बता रहा है अभी गिलास का पानी उसका आयतन है। और दूसरी बात, आयतन की माप, आयतन की माप उसने है ही नहीं इसमें ऐसा कुछ भी। और आयतन का सूत्र उसे पता ही नहीं, आयतन का सूत्र उसे पता हो सकता है, लेकिन क्या उसे पता नहीं है आयतन की इकाई कि हम इसे किस रूप में व्यक्त करते हैं? जैसे करते हैं सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, इस प्रकार की इकाई उसे पता नहीं है, तभी तो वो कह रहा है कि गिलास जो पानी भरा हुआ है वही उसका आयतन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास,
NCF 2005 बल देता है? आप सभी साथी इसको अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन है हमारे पास रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, सवाल हल करने पर। तो आप सभी साथी जानते हैं इसका उत्तर कि NCF 2005 है जो हमें करके सीखने पर बल देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना, उपयुक्त सभी। साथियों आपको पता है अवधारणा को स्टेप पर हम कॉन्सेप्ट का स्पष्ट करें, कॉन्सेप्ट की क्रमबद्धता करें और दैनिक जीवन से जुड़े, ये तीनों चीजें गणित के पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इकाई योजना के प्रतिपादक है? ऑप्शन नंबर 1 स्किनर, ऑप्शन नंबर 2 हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर 3 जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर 4 किलपैट्रिक। साथियों इसमें हमारा जो उत्तर होने वाला है, हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें जॉन डीवी। इकाई योजना किसने दी थी? जॉन डीवी ने महोदय ने दी थी। हर्बर्ट की मैं बता दूं आपको पंचपदी, जिसमें 5 पद आप याद करते हैं, हर्बर्ट की पंचपदी थी। आप हर्बर्ट को उत्तर ना करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है? उद्देश्य, अधिगमन, अनुभव, मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। आप सभी को बता दूं गणित मूल्यांकन में हम उद्देश्य भी देखते हैं, क्या उद्देश्य है, अधिगम, अनुभव, उसने क्या क्या अनुभव किया, मूल्यांकन उसका करते ही हैं। और तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? पहला सांस्कृतिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा धार्मिक, चौथा मानसिक। आप सभी साथी इसका उत्तर कमेंट करें। आप सभी साथियों को बता दूं प्राथमिक स्तर पर हम जो गणित का महत्व है वो क्या है? मानसिक होगा दोस्तों, क्योंकि हम बच्चे को यही तो उस समय अवधारणाएं तो विकसित कर रहे होते हैं, उसके दिमाग में यही तो बैठा रहे होते हैं कि 2 2 4 होते हैं, 2 3 5 होते हैं, यही हम उसे सिखा रहे होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास उपलब्धि एवं परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है? उद्देश्यों का, ऑप्शन नंबर 2 प्रकृति का, ऑप्शन नंबर 3 कठिनाई स्तर का, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। साथियों इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, आप सभी को बता दूं उद्देश्य होगा। दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। जब आपको इसमें उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण पढ़ाया जाएगा तो आपको इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। आप सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएं आपके कितने उत्तर सही हुए, आप सभी साथियों को कितने नंबर इसमें प्राप्त हो रहे हैं और आपको हमारी प्रैक्टिस सीरीज कैसी लगी। आप सभी साथी जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं उन सभी वीडियो को अवश्य देखें। जो 4 वीडियो के उसमें से कुछ के लिंक तो आपको यहीं हैंड स्क्रीन के रूप में मिल जाएंगे। आप सभी साथी उनको सब अवश्य देखें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में।